उम्मीद अल्फाज के एक और खूबसूरत और बहुत सारे समझ से भरे, लर्निंग से भरे हुए एपिसोड की तरफ हम बढ़ने की तरफ चल रहे हैं। तो इस एपिसोड में हम स्वागत कर रहे हैं प्रद्युम्न भाई का। और बहुत काफी सारे टाइम से वो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शब्दों की बड़ी अच्छी समझ है। और मैं तो कहूँगा शब्दों से ज्यादा भावों की समझ बहुत अच्छी है, जैसा कि मैंने उनके पुराने राइटअप्स पढ़े हैं, देखा है। तो उन्हीं बहुत सारे प्यारे भावों के साथ प्रद्युम्न भाई, आपका बहुत सारा स्वागत है उम्मीद अल्फाज पर। धन्यवाद। धन्यवाद राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया, जिस तरीके से मैं कहूँगा कि जो एक पूरा इवेंट फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत आपकी टीम का रहा। तो मैं सभी का धन्यवाद करूँगा और आपका भी धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे यहाँ पर जो है आमंत्रण दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत स्वागत भाई, सोलफुली वेलकम। साहित्य की इर्द गिर्द ही अब आपका जीवन है, तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या आपका क्या यात्रा रही साहित्य के साथ, जो कि जो जीवन है वो साहित्य के इर्द गिर्द ही ठहर गया, और वही आपने वही फैसला लिया कि हाँ, साहित्य ही वो चीज है जिसके साथ मैं आगे की जिंदगी को मतलब समर्पित करना चाहता हूँ, उसको पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। जी जी, तो मैं इस बारे में बहुत ही आम चीज आपको कहूँगा कि जब एक चीज होती है कि राष्ट्रभक्ति एक चीज होती है, एक भावना है जो हमारी कई भावनाएं हमारे अंदर है, उसमें से एक भावना है राष्ट्रभक्ति। अब ये भावना आप जब बचपन में स्कूल जाते हैं, आप जो है प्रार्थना करते हैं, उसके बाद कई जगहों पर या तो वो सुबह की असेंबली में या कुछ जगहों पर छुट्टी के बाद की असेंबली में जनगण मन का गान होता है। वो गान जब होता है और आप जब एक सामूहिक रूप से आप जनगण मन गाते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं वहां पर उस जगह। और उसी भावना को हम राष्ट्र के प्रति सम्मान या राष्ट्रभक्ति कहते हैं। उस भावना या मैं कहूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र जी, होशंगाबाद इससे उनकी जुड़ाव है। तो वो जब ये कहते हैं कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, जले पत्ते पले पत्ते, तो कुल मिलाकर बात यह है कि दो चीजें हैं। पहला तो यह है कि किस रिदम में किसी चीज को कहा जा सकता है, किस लय में किसी चीज को कहा जा सकता है। बिल्कुल। और एक चीज यह है कि क्या बात कहती है, क्या बात, कितनी खूबसूरत बात कह दी है। और ये तो मैं आपको साधारणतः जो कविताएं हमने बचपन में पढ़ी हैं, जो हमने स्कूल के दिनों में पढ़ी है, वो बता। तो मुझे कुल मिलाकर लगता है कि वो साहित्य से एक फैसिनेशन स्कूल के दिनों में नहीं, वहां पर उसका थोड़ा सा एक कहना चाहिए कि एक एलिमेंट उसका आ गया, एक छोटा सा रूप उसका आ गया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया इंदौर में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक मेरी जो डिग्री है वो हुई, वहां मैं एक अकेले कमरे में रहता था, अकेला रहता था मैं, छात्रावास हाँ, हॉस्टल नहीं, छात्रावास नहीं था, नहीं हॉस्टल नहीं था। अच्छा। एक कमरा मैंने लिया था और टीन की छत का वो एक कमरा था, और वहां पर मैंने शुरुआत करी किताबें पढ़ने की। वहां पर उसके पहले तक इतना जो है वो सिर्फ जब चूंकि आप मैथ साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो आप सिर्फ अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें और मैथ्स की किताब पढ़ते हैं, आपके पास उतना वक्त नहीं होता कि आप साहित्य उठा के पढ़ें। एक फिल्म थी जो मुझे याद है, बहुत नई उस समय आई थी, मसान, जो बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म, वो उस समय मैंने वहां अकेले देखी। एक रजत कपूर की आंखों देखी है फिल्म, आंखों देखी, वो मैंने वहां देखी, संजय मिश्रा जी, वो मैंने बिल्कुल संजय मिश्रा, बिल्कुल वो मैंने वहां देखी। तो ये हुआ कि अशोक वाजपेयी करके एक बड़े प्रसिद्ध लेखक भोपाल में रहते हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि, उन्होंने ये कहा कि कविता आपको एकांत देती। तो इसका उल्टा ये होना चाहिए कि एकांत आपको कविता देता है। एक्चुअली बिल्कुल, क्या बात है। तो जब आप एकांत में रहे, जब अकेले में रहे, जब खुद से वार्ता हुई, जब खुद से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे ख्याल, ऐसे विचार आए जिन्हें लगा कि लिखा जाना चाहिए, और कुल मिलाकर प्रसिद्ध होने के इरादे से नहीं। उस समय तक
ओपन माइक नाम की कोई चीज वहां इंदौर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। जब मैंने हालांकि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो वो तो 6वीं क्लास थी, जहां पर मुझे होमवर्क दिया गया था कि आप लिख के लाइए, सारे बच्चों को कहा गया था। लेकिन जब जब मैंने लिखी तो मुझे ये सिर्फ एक आया, जो तुकबंदी के शब्द थे वो मुझे बड़ी जल्दी आते थे, कोई ऐसा बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तुकांत वाले। हालांकि उस लेखन को तो मेरे पिताजी ने ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तुकबंदी और कविता में फर्क है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे ये चीज 7वीं 8वीं में मेरे ही पिताजी ने बता दी। ऐसा नहीं है कि क्या मार्गदर्शन मिला बहुत बढ़िया। हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि ये गलत है, कविता ये नहीं है। और जब मैं उस समय मैं चंद्रकांत देवतले को पढ़ रहा था, राजेश जोशी को पढ़ रहा था, एनसीईआरटी की किताबों में, हिंदी की किताबों में, जो एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये कविताएं उस समय जब मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता था कि यार ये कैसी कविताएं होती है। कविताएं तो वही होती है ना, कविताएं तो वो होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, या सतपुड़ा के घने जंगल, या फिर मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो कुल मिलाकर वो तुकबंदी को कविता मानना उस वक्त था। और बाद में ये मालूम चला कि छंद मुक्त भी होती हैं, लयबद्ध भी कविता होती हैं, छंद मुक्त कविताएं भी होती हैं, जिसे हम वर्स और फ्री वर्स, ये हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो दोनों तरह की कविताएं होती हैं, और दोनों तरह की कविताएं आपका पूरा समर्पण मांगती हैं। जैसा कि मुझे लगता है कला के विषय में कि वो आपका हिस्सा नहीं मांगती, वो संपूर्ण समर्पण मांगती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जिस तरीके से डॉक्टर के पास अगर आप इलाज के लिए जाएं तो डॉक्टर नहीं कह सकता कि आज इलाज नहीं करूंगा, until and unless वो खुद बीमार हो या वो खुद छुट्टी पे हो, तो वो ये नहीं कहेगा मैं आज नहीं इलाज करूंगा। इंजीनियर मना नहीं करेगा, कोई भी रेल का जो ड्राइवर है वो मना नहीं करे। तो लेखक ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लिखूंगा। अगर आप लेखक हैं संपूर्ण तो आपको लिखना पड़ेगा। बिल्कुल। और हालांकि ये एक ऐसी चीज है जो मैं कह रहा हूँ जो मुझ में ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक हमें पहुंचना है। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि हम सब सीख रहे हैं, तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि मुझ में है, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। और इसलिए मैं जिस क्षितिज तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ वहां तक ही लगभग सब पहुंचना चाह रहे हैं। तो वही बातचीत हम लोग कर रहे हैं। ये आपने कई सारे दिग्गज जो उस टाइम पर जो हमने किताबों में पढ़े हैं, उनका नाम लिया, भवानी प्रसाद मिश्र जी, हरिवंश बच्चन जी, सोहनलाल द्विवेदी जी। उस टाइम पर जो साहित्य लिखा जा रहा था, जयशंकर प्रसाद जी, उस टाइम पर जो साहित्य लिखा जा रहा था वो अलग था, मैं ऐसा मानता हूँ। और परिवर्तन कुदरत का नियम है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और सच है, साहित्य उसके अवहेलना हम कर ही नहीं सकते। निश्चित। देखिए, तो साहित्य समय के साथ करवट बदले, ये जरूरी है। ये मंटो ने कहा, ये सादत हसन मंटो ने। अच्छा, मंटो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम साहित्य करवट जो है अपने समय के साथ बदले। तो वो होता है। अभी अगर आप आज के लेखन में देखेंगे तो भाषा की शुद्धता जैसी कोई चीज नहीं होती, भाव आपके शुद्ध होने चाहिए। ईमानदारी से अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो वो, अगर आप गुलजार को ही देखें, गुलजार साहब को, तो गुलजार साहब के ऐसे कई गीत हैं, जैसे कि अगर आप देखें बंटी और बबली एक फिल्म है, उसका गाना है कि छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो आप देखिए बोर शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कजरारे कजरारे जो बड़ा फेमस है, उसमें एक लाइन है कि आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। तो पर्सनल शब्द का इस्तेमाल है ना उसमें। सही बात। तो ये है, और साहित्य में वो चीज होनी चाहिए। तो मैं इसी चीज पर आना चाह रहा था बेसिकली, कि जैसे अभी आपने गुलजार साहब का भी एग्जांपल लिया, और उसके बाद भी जैसे गुलजार साहब ने तो 90s में लिखा, राइट। अब जब से जैसे सोशल मीडिया आया ना एक साथ, तो पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इज समथिंग बून फॉर अस, आर्टिस्टों के लिए एक आशीर्वाद की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी राहें खुल गई, राइट।
लेकिन बिल्कुल। उसके साथ कोई साथ मुझे क्या लगता है, और ऐसा देखा भी गया है, आपने भी शायद ऑब्जर्व करा होगा, कि जो नए तबके के जो न्यू एज कह सकते हैं, न्यू एज राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, से हम अभी बात कर रहे थे, हमारे जो पुराने दिग्गज लेखक और कवि रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, सोहनलाल द्विवेदी जी, वो उस टाइम के लेखक और कवि रहे हैं। फिर आपने गुलजार साहब का एग्जाम्पल लिया, 90s में उन्होंने इतने प्यारे और इतने गहरे भावों वाले संगीत का मतलब लिखा है, राइट। तो वो इस तरह का दौर आपने ऑब्जर्व किया है, हमने देखा है। मगर अब इंटरनेट के बाद जो बहुत सारे न्यू एज, जैसे कि अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी और गुलजार साहब जी भी, इन्होंने एक उम्र पे जाके साहित्य को ऐसे शेयर करना शुरू किया या इन्हें अवसर मिला, राइट। तो मुझे लगता है कि जब इनको वो गाने मिलना शुरू हुए, जावेद साहब को, गुलजार साहब को, इन्होंने गाने के जरिए अपना साहित्य बताया, किताबों के जरिए, तो अब तक ये आई थिंक उम्र के उस पड़ाव पर थे कि शायद समझदारी की जड़ें बहुत सारे जमीन को पकड़ चुकी थी, एक अच्छा बेस था, राइट। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और इनकी मदद से और इंटरनेट की वजह से बहुत सारी किताबों का एक्सेस है, मैगजीन्स का एक्सेस है, हम है ना, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या लगता है आपको कि वो जो मेच्योरिटी लेवल उस टाइम पर देखने को मिला था हमें साहित्य में, क्या वो आज के टाइम पे कम हो रहा है? किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? जी, मुझे ये लगता है कि आपको किसी भी सूरत में भले ही आप काम करें, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सही बात उसका है। कारण यह है कि जब आप बहुत सारे लोगों को पढ़ें, आज की तारीख में मुझे लगता है लेखन के क्षेत्र में वरुण ग्रोवर एक बहुत बड़ा नाम है। वरुण ग्रोवर जी, मानव कौल मसान एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, जी। मसान हो गई। इसके अलावा अगर हम साहित्य किताबों में देखने जाएंगे तो दिव्य प्रकाश दुबे बड़ा नाम है, सत्य व्यास बड़ा नाम है, निखिल सचान बड़ा नाम है। हम देखने जाएंगे तो ये लोग जो लिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे, आप सत्य व्यास की एक बार फेसबुक प्रोफाइल देखिए, वो कितनी पुरानी मैगजीन्स और किन किन चीजों का वो रेफरेंस डालते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ किसी ना किसी वक्त पर था। तो ये जावेद अख्तर ने भी एक अपने साक्षात्कार, अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी, भोपाल के अंदर उन्होंने ये बात कही कि हम जब उनसे पूछा गया कि स्क्रीन प्ले लिखना कैसे वो सीखे, स्क्रीन प्ले लिखना, उन्होंने स्क्रीन प्ले पढ़े, कई मानी जो फिल्में थी उनके स्क्रीन प्ले उन्होंने पढ़े, क्योंकि उन्हें स्क्रीन प्ले